इसको मास से डिवाइड करो, कैसे करेंगे? फोर्स कितना है? 0.3। तो माइक ऑनर है। शुभम पारी या आस्था राठौड़, दोनों का माइक ऑन है, बंद करो। ये फोर्स लिखा डिवाइडेड बाय मास, मास देखो 0.2 kg है। मास स्केलर क्वांटिटी है, उसमें खाली 0.2 लिखना है। अब इनको अलग से अगर आप दोगे तो ये आ जाएगा 3/2 आई कैप माइनस ये आ जाएगा 4/2 हो जाएगा। 4/2 कितना होता है? 2 होता है। -2 j cap। ये देखो ये एक्सेलरेशन है, वेक्टर फॉर्म में मिली है। एक्सेलरेशन अगर वेक्टर फॉर्म में भी रखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, चल सकता है, आराम से इससे हो जाएगा। इसके बाद तुम ये फॉर्मूला तुमको याद है, v इक्वल्स टू u प्लस U at। plus AT। लेकिन एक्चुअली में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v a और u ये तीनों जो है ना, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, v u और a। ऐसे वेक्टर दे सकते हैं। अब v जो है, v मतलब फाइनल स्पीड, वो तुमको कैलकुलेट करनी है। u 0 है, इनिशियल स्पीड लिखा है वो, रेस्ट से स्टार्ट होना ना। एक्सेलरेशन तुम यहाँ पे पुट करो, which is 3/2 i cap minus 2 j cap। ये मैंने एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में पुट किया है। t टाइम है, टाइम 6 सेकंड्स का दिया हुआ है। 6 तो ये बस 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो इससे आएगा 9 i cap -12 j cap। ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगी। देखो सर ऐसे भी मैंने दूसरे मेथड से किया। सर मैंने X न्यूटन direction और सेकंड लॉ Y। से किया है। यस सर, सर dt by dt is equals to df पर। यस हेलो सर, और इक्वल dp अपॉन dt उससे क्या है? यस यस चलेगा, एक ही बात है। सर उससे इजीली हो गया क्या? हेलो यस। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर, डायरेक्शन मतलब आई कैप और जे कैप अलग अलग करके सॉल्व किया तो चलेगा? आई कैप और जे कैप अलग अलग मतलब करके मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो जो निकाल फोर्स दिया। का कंपोनेंट है और जो वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है उससे अलग अलग से किया। कर सकते हो, वो लेंथी मेथड है, वो लेंथी हो गया, फिर लंबा कर सकते हैं। स्टूडेंट ये बोल रहा है कि मैं इसने क्या किया, एक्स कंपोनेंट को पूरा अलग कर दिया। मतलब सुनो, इसने क्या बोला अभी मैं बताता हूँ। इसने बोला कि फोर्स का हमने खाली एक्स कंपोनेंट लिया, इधर जो जो मैंने किया ना पूरा प्रोसीजर दिख रहा है, खाली सपोज एक्स कंपोनेंट के साथ किया। मतलब यहाँ पे देखो, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट लिया तो एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट आएगा खाली। तो एक्सेलरेशन का एक्स यस कंपोनेंट यहाँ पे मैंने पुट किया, तो ये जो v मिलेगा, v का भी कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? खाली एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट। याद है जब हमने प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था यस कि एक्स कंपोनेंट या जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है और वर्टिकल मोशन होता है, दोनों अलग होते हैं, दोनों को इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं। तो ये वही हो गया, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा मेथड ये रहेगा। एफ इक्वल्स टू डीपी अपॉन dt से भी चलेगा, इससे भी चलेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है सबको। यस यस। ठीक है, तो देखो लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उस पे मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं। कल 5 कराए थे, उससे पहले भी 5 क्वेश्चन हुए थे। ओके, और जब चैप्टर चल रहा था तब बीच बीच में मैं क्वेश्चंस कराता था, तो अराउंड काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब टेक्स्ट बुक उठा के आप लोग थोड़े बहुत एमसीक्यूज या जो मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिस किया करो लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। जो डाउट्स निकलेंगे आप पूछ सकते हो। आज हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। लॉज ऑफ मोशन में खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक टुडे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ना, आज हम लोग एंट्रेंस स्टार्ट करेंगे। एंट्रेंस लेवल पे थोड़ा सा लेके जाएंगे टॉपिक्स को। आपको मालूम होगा एंट्रेंस का लेक्चर है आज, सर ने बताया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। यस तो हाँ, अब इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट जेई मेंस या नीट या एमएचसीईटी, ये एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। लेकिन जिनको ये लगता है कि नहीं सर हमको तो जेई करना ही नहीं है, या मैं तो नीट नहीं करने वाला, तो वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसा मत करो, ठीक है। ध्यान दो, आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, थोड़ा और सब्जेक्ट पे नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। वो कोई गलत बात नहीं होती है, किसी चीज का नॉलेज बढ़ेगा तो वो गलत है क्या? ज्यादा नॉलेज मिल रहा है किसी चीज का तो नहीं। नो। तो नो पॉजिटिव वे में ले लो, ऐसे सोचो कि कुछ मिल रहा है, मेरा कुछ जा नहीं रहा है,
तो जो नॉलेज मिल ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा है। तो जो एंट्रेंस नहीं भी देने वाला ना, या जिनको गारंटी नहीं है कि सर मैं एंट्रेंस दूंगा या नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, जेई नहीं करने वाला मैं, ऐसा मतलब कंफ्यूजन में है या नहीं देने वाला है, वो लोग भी ध्यान से देखो। इससे आपका सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगा, फिजिक्स से डर थोड़ा हटेगा आपका। मतलब जब 12th में जाओगे या 12th पास आउट करोगे तो आपको लगेगा हाँ मुझे फिजिक्स आता है। ऐसा नहीं लगेगा कि यार हो गया पास लेकिन फिजिक्स तो आता ही नहीं। तो सब लोग ध्यान दो प्लीज, ठीक है, सबके लिए बेनिफिट है रहेगा इसमें। एंट्रेंस स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बार बताओ, आज तो मैं जो चैप्टर चालू करूंगा वो है मोशन इन अ प्लेन है। मोशन इन अ प्लेन, ये मतलब वही जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर है ना, वही है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था और सर्कुलर मोशन भी कराया था क्या उसमें? Yes. 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 वही चैप्टर है, इसको एंट्रेंस पे लेके जाएंगे। लेकिन बिफोर आई गो टू दिस, मुझे खाली इतना बताओ, कोई और चैप्टर भी एंट्रेंस में स्टार्ट हुआ है कि ये पहला ही है अभी? यूनिट हुआ था, यूनिट स्केलर भी हुआ था, हुआ है। स्केलर भी दोनों हुआ हुए थे, था। पहले 2। अच्छा, वो मैंने ही लिए थे। अच्छा, Yes. हाँ हाँ, ठीक है। तो और कोई फिलहाल कोई टीचर कोई चैप्टर ले रहे हैं? कोई दूसरा चैप्टर किसी अदर दूसरे टीचर ने स्टार्ट No. किया है? नो नो। केमिस्ट्री का किया था, हाँ केमिस्ट्री का हुआ था केमिस्ट्री ये। का फर्स्ट some basic concepts होते हैं। यस, Magnetism चालू है सर। फिजिक्स बोल रहा हूँ मैं। नहीं। नो नो। मतलब फिजिक्स में फिलहाल मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना 11th स्टैंडर्ड को, तो मैं ही हूँ। Yes. Yes. सर एंट्रेंस आप ही सिखा रहे हो फिर। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा था क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ रीजन था उसके पीछे पूछने का। अगर पेपर 2 स्टार्ट हुआ है मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के चैप्टर तो स्टार्ट नहीं होंगे ना फिर तो। हुए है सर। मतलब एंट्रेंस पे एंट्रेंस स्टार्ट में नहीं है। एंट्रेंस में नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक चलेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी स्टूडेंट। मोशन है ना प्लेन। देखो, अगर एकदम शॉर्ट में इसमें बताऊं मैं तो ये जो टॉपिक है ना मोशन ऑफ प्लेन, इसमें 3 मेजर टॉपिक्स हैं, 3 बड़े बड़े टॉपिक रहेंगे। पहला टॉपिक खाली नाम सुन लेना, पहला टॉपिक तो है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो मोशन ऑफ प्लेन ही होता है वो। दूसरा है कि सर्कुलर मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल दूसरा सर्कुलर। तीसरा एक टॉपिक और है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब रिलेटिव मोशन भी है, रिलेटिव मोशन। 3 बड़े टॉपिक्स हैं। लेकिन वो टॉपिक जाने से पहले कुछ मैं बेसिक्स बता देता हूँ मोशन ऑफ प्लेन के। जो बता रहा हूँ ना वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी करेगी काम, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, सपोज ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल है जो ए से चालू होकर बी तक जा रहा है। देखो, एक पार्टिकल है जो ए से कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चल रहा है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट स्ट्रेट चलता रहेगा, तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाता है या मोशन इन वन डायमेंशन हो जाता है। लेकिन ये देखो, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी आगे कभी पीछे, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में बढ़ रहा है। कभी ये एक्स की तरफ भी बढ़ रहा है, साइमल्टेनियसली वाई की तरफ भी बढ़ रहा है। 2 डायमेंशन। ये जो डायग्राम दिख रहा है इट्स अ वेरी सिंपल मोशन इन द 2 डायमेंशन, ठीक है। इसमें अभी होता क्या है, ध्यान से देखो। समझ जो ए पॉइंट है ना, पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। समझ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब देखो, अगर मैं ये एक वेक्टर बनाऊं, देखो ये वेक्टर देखो ओरिजिन से ए तक बना है, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर r1 बार। और ओ से लेकर अगर बी तक बनाऊं तो ये भी पोजीशन वेक्टर है r2 बार, ठीक है। पोजीशन वेक्टर पहले आपने सुना तो है, ठीक है। हाँ, अब देखो ए से बी तक अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लाइन बनाऊं, ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? देखो Yes. Yes. यस सर। इसको मैं डेल्टा आर बार लिखता हूँ, डेल्टा आर बार, ठीक है। देख लो, तो एक वेक्टर मैंने ओ से ए तक बनाया, एक मैंने ओ से बी तक बनाया, और एक फिर ए से बी तक बनाया। ये तीनों वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो तीनों वेक्टर्स मैं फाइंड करके बता दूं। ये जो r1 बार वेक्टर है ना, ध्यान से देखो, r1 बार वेक्टर है ना, अगर ये r1 बार वेक्टर को सपोज मैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, r1 को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो इसका जो x कंपोनेंट है ना, इमेजिन करो ऐसे इधर x कंपोनेंट होगा,
उसकी लेंथ x1 होगी क्या, जितना x कोऑर्डिनेट है उसका उतनी होगी ना लेंथ। Yes. Yes. थोड़ा सिंपल है, अब करके देखो ना तो r1 वेक्टर जो है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पहले ध्यान रखो। इसको जब आप रिजॉल्व करोगे ना तो इसके कंपोनेंट ऐसे होंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप। करके देखो भले आप ये r1 बार को रिजॉल्व करो, आपको रिजोल्यूशन आता है x कंपोनेंट उतना होगा जितना x1 है, जितना उसका x कोऑर्डिनेट है, इतना इतना x कोऑर्डिनेट होगा ना ये, और y कंपोनेंट देखो इतना होगा, जितना क्या रहेगा उतना रहेगा जितना y कोऑर्डिनेट है ना y1। तो ये सिमिलरली जो r2 बार है, r2 बार ये जो है ना ये r2 बार इट्स अ फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये ऐसा होगा x2 y कैप y2 j कैप, क्योंकि देखो b के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिखे हैं x2 y2 लिखे हैं, यहाँ तक समझा। हाँ अब Yes. देखो यहाँ पे ये देखो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है जो r1 r2 और डेल्टा r से बन रहा है, r1 r2 डेल्टा, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल लॉ में लगाऊंगा वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स r1 बार प्लस डेल्टा r बार इज इक्वल r2 बार बनेगा। देखो मतलब Yes. तुम पहले सब ऐसे इमेजिन करो कि तुमने पहले r1 डिस्टेंस कवर किया, फिर डेल्टा r कवर किया, r1 और डेल्टा r दोनों का रिजल्टेंट r2 है ना, Yes. तो ऐसे लिख सकते हैं कि r1 प्लस डेल्टा r का टोटल r2 है। इसको इधर शिफ्ट करें, डेल्टा r देखो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय r2 बार माइनस r1 बार। कहना से जो r2 है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर है और r1 जो है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। Yes. Yes. तो अगर r2 माइनस r1 कर रहे हो ना, मतलब ये फाइनल पोजीशन में से यू आर सबट्रैक्टिंग इनिशियल पोजीशन, मतलब ये चेंज इन पोजीशन है। r2 माइनस r1 इज अ चेंज इन द पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अब इसमें देखो r2 की वैल्यू तुम अगर ये डालोगे, ये देखो ये r2 की वैल्यू है और r1 की वैल्यू भी डाल दो, सॉल्व करोगे ना तो अल्टीमेटली डेल्टा r जो मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये थोड़ा समझ के लोग ऐसे किया, ये देखो ये r1 r2 की वैल्यूज डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा, समझा क्या? देखो तो Yes. थोड़ा, हाँ थोड़ा देख लो इसको, थोड़ा सा दिमाग में रखो इस चीज को, ऐसे किया जाता है। कभी न्यूमेरिकल आ गया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा, डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आपका हो जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लो करना है तो। ठीक Yes, sir. है, इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो मैं सेम डायग्राम ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी है, बॉडी ए से बी जा रहा है लेकिन ऐसे सपोज जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है ऐसे, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, जब बॉडी से जा रहा है, आपने सपोज कोई भी पॉइंट लिया है, ऐसे पी पॉइंट लिया है, जब ए से बी तक बॉडी जा रहा है तो बीच में वो पी पॉइंट पर आएगा। पी पॉइंट मैंने पाथ के ऊपर लिया है, इस पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे ना पी पॉइंट पे, मतलब पाथ के ऊपर आपने क्या बनाया, टेंजेंट बनाया, ये होता है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो अगर कोई बोले कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब, आपको नाम तो मालूम है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्लेस। तो पी पॉइंट पर जब बॉडी पहुंचा ना, उसके अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो आप इससे टेंजेंट बना लोगे, इससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। अब देखो जब बॉडी यहाँ पहुंचेगा, ये क्यू है, दिख रहा है, क्यू पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ ऐसे, तो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा होता है। अब देखो क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब इट्स अ वेलोसिटी एग्जैक्टली एट अ वन पॉइंट, तो वेलोसिटी है ये, तो इसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, क्या लगता है?
डायरेक्शन डायरेक्शन भी। हाँ, तो देखो ये डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया ना, टेंजेंट से मिलता है। जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ही है ना उसका। टेंजेंट विल गिव यू द Yes. बाकी बचा इसका मैग्नीट्यूड। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, देखो ऐसे लिखा जाता है ना, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वली आता है। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वही होता है। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड तुम कैसे निकालोगे? सपोज ये बॉडी पी पॉइंट पर है, ध्यान से सुन लो। अगर बॉडी पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर तुम इस बॉडी का क्या करो, पी पॉइंट पर बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस कवर्ड ले लो। टेक अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम। तो पी पॉइंट पर वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेरी स्मॉल टाइम किया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो। Yes. वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगा वो उतना ही होगा जितना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगा। दोनों एक ही होते हैं, खाली फर्क क्या रहता है कि वेलोसिटी को डायरेक्शन भी होता है। तो अगर तुमने डायरेक्शन हटा दिया वेलोसिटी का, खाली ऐसा लिया मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो किसके इक्वल होता है? स्पीड के। Yes, समझा। मतलब एक किसी पॉइंट पर अगर मैं बोलूँ ना, पी पॉइंट पर बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, तो मतलब वो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे वो इतना फास्ट था कि वो 2 मीटर कवर कर लेता है 1 सेकंड में उस पॉइंट पर। तो ये 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड भी है और ये वेलोसिटी भी है, दोनों इंस्टेंटेनियस एक ही होती है, खाली डायरेक्शन का फर्क होता है। वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, स्पीड को नहीं होता है। ये थोड़ा चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान में रखना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ठीक है? हाँ, ये भी रहता है, थोड़ा ध्यान में रखना इसको। हाँ, अब देखो इस मोशन इन 2 डायमेंशन चल रहा है, इसमें अगर कोई आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी एक्चुअली 2 टाइप की होती है। एक होती है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये ज्यादा टेक्स्ट बुक में नहीं है, एंट्रेंस के लिए पता होना चाहिए। लेकिन देखो अगर कोई पूछे आपको कि कोई भी सपोज कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन है या 1 डायमेंशन भी है चलेगा, अगर कोई एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले तो क्या करने का? देखो ठीक है, आपको ये तो मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी एट बी पॉइंट ले लो, ये देखो उसमें से माइनस करेंगे वेलोसिटी एट ए पॉइंट। बी फाइनल पॉइंट है और ए इनिशियल पॉइंट है ना। वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए अगर किया मैंने, इज इट अ टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो गया? ये पूरे पाथ का टोटल चेंज हुआ क्या? यस। Yes. वी सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल गिव मी द टोटल चेंज इन दिस पाथ ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये क्या, तो एवरेज एक्सेलरेशन आती है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम गिव्स यू एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन सपोज तुमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब बॉडी था तब उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, तब वो कितना तेजी से वेलोसिटी को चेंज कर रहा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्या करना होता है, सपोज बॉडी पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर तुमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है कि जब बॉडी पी पर है तब एक्सेलरेशन कितना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है पी पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो मैंने ऐसे फाइंड किया। देखो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डीवी बाय डी टी। डेरिवेटिव सीखा है मैथ्स में भी? यस मैथ्स में नहीं सीखा। फिजिक्स में। फिजिक्स में नहीं सीखा सीखा है? न्यू बैच जो बैच 3 थी या जो न्यू बैच है उन्होंने भी सीखा है। Yes. यस। डीवी बाय डी टी किया जाता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो डेरिवेटिव आपने सुना है, थोड़ा बहुत आता भी है, जिनको अभी भी थोड़ा डाउट है कि सर डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या मतलब है, डीवी बाय डी का मतलब क्या है, तो बता देता हूँ। देखो v का मतलब वेलोसिटी होता है, dv का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। बड़ा चेंज नहीं हो सकता है, डेरिवेटिव मतलब होता है स्मॉल चेंज है। dv मतलब बहुत ही हल्का सा चेंज इन द वेलोसिटी, और dt वो टाइम है, वो छोटा सा टाइम जिसमें ये चेंज हुआ है। तो अगर बहुत ही छोटा चेंज इन वेलोसिटी लिया डिवाइड बाय बहुत छोटा टाइम लिया तो ये बहुत छोटा एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, इसे इंस्टेंटेनियस मिलता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव लेके इंस्टेंटेनियस मिल जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन एवरेज निकालना है तो डेरिवेटिव की जरूरत नहीं होती है, ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करेंगे, समझा? हाँ, ये चल रहा है मोशन इन प्लेन, ठीक। कुछ और पॉइंट्स हैं बता रहा हूँ पहले, बेसिक, ठीक है, ठीक। स्टूडेंट ऐसा लग रहा है क्या कि ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है तो जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, मतलब रिपीटेशन तो नहीं, No. नो। चीजें पता होनी चाहिए तो आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी ज्यादा।
अब जब आगे बढ़ा हूं मैं, सपोज ये वेलोसिटी है v1, ये मतलब एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, पाथ पे ऊपर जब बॉडी मूव है तो ये वेलोसिटी है सपोज। बाद में क्या हुआ, वेलोसिटी सपोज चेंज हो गई, डायरेक्शन में भी चेंज हो सकती है, वो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकती है। सपोज खाली डायरेक्शन में चेंज हुआ, डायरेक्शन में खाली चेंज हुआ, अब ये फाइनल वेलोसिटी ये है सपोज v2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये देखो v1 बार इज इक्वल टू v2 बार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली चेंज किस में हुआ, डायरेक्शन में चेंज हुआ है। सपोज ये v1 v2 के बीच में ना थीटा एंगल है, ध्यान से देखो, मतलब ये वेलोसिटी कितने एंगल से डिविएट हो गई है, कितने एंगल से टर्न हुई है, थीटा एंगल से। थीटा। इसका देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं दूं, मतलब कोई प्रॉपर एग्जांपल जिसमें ऐसा होता है सच में, तो वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताया था यूसीएम नॉन यूसीएम, एक बार बताया होगा ना। यस यस Yes. देखो सपोज बॉडी यहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर आप ऐसे टेंजेंट बनाओ ऐसा, ये होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये जो सर्कल है ना, ये पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव है। तो मैंने अभी बोला था ना, पाथ के ऊपर अगर टेंजेंट बनाते हो तो वी मिल जाता है, तो ये v1 है। अब देखो यहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया, लेट से बॉडी इधर पहुंचा, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, ये v2 है। तो आपको दिख रहा है v1 से v2 तक डायरेक्शन तो चेंज हुआ है, एटलीस्ट v1 का डायरेक्शन और v2 का डायरेक्शन अलग है। लेकिन सपोज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूसीएम। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसमें बॉडी एक ही स्पीड से घूमती रहती है, तो v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम Same. मतलब चेंज फिर किस में हुआ है, खाली वेलोसिटी डायरेक्शन में। डायरेक्शन। अब इसमें होता क्या है, मैंने ये पहले भी करवा चुका हूँ, रिविजन है ये। अगर ये एंगल देखो कितनी है, 90 बनेगी क्या, अगर इधर देखो, Yes. यस तो अगर यहाँ पे दोनों रेडियस के बीच में, ये दो रेडियस है देखो, दोनों रेडियस के बीच में 90 होता है ना, तो दोनों वेलोसिटीज के बीच में भी 90 होता है। देखो v1 v2 में आपको दिखेगा कि v1 वर्टिकल है तो v2 हॉरिजॉन्टल है, 90 एंगल है दोनों के बीच में। तो दोनों रेडाई के बीच में जो एंगल होती है, वही एंगल दोनों v1 v2 के बीच में भी होती है, ठीक है। सपोज यहाँ पे तो 90 है v1 v2 के बीच में एंगल, लेकिन इन जनरल सपोज यहाँ पे मैंने कितनी ले ली एंगल, थीटा ले ली। थीटा इसमें अगर कोई आपको बोलेगा ना कि चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो वो ऐसा होता है, देखो v1 के हेड से v2 के हेड तक, देखो मैंने इसे ड्रॉ किया, जैसे वो मैंने पहले नहीं वो r1 बार और r2 बार में भी क्या किया था, देखो देखो ये ट्रायंगल याद करो, इसमें देखो ये r1 यहाँ पे फिनिश हुआ ना, r1 के हेड से देखो r2 के हेड तक मैंने ये डिस्प्लेसमेंट बनाया था। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाया था, r1 के हेड से कहाँ तक, r2 के हेड तक। वैसे यहाँ पे भी देखो v1 के हेड से v2 के हेड तक ये बना, इसका नाम होता है डेल्टा v। यही चेंज इन वेलोसिटी है एक्चुअली। चेंज इन वेलोसिटी इट्स नॉट अ नंबर, चेंज इन वेलोसिटी खाली एक नंबर नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर होता है फिजिक्स में। चेंज इन वेलोसिटी इटसेल्फ इज व्हाट, अ वेक्टर। इस वेक्टर को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, दिख रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करके अगर हम लोग डेल्टा भी निकालेंगे, मैंने निकाला है पहले, करवाया भी आपको ये, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करके डेल्टा भी निकालेंगे ना, तो वो इतना आता है 2v sin थीटा बाय 2। इंटरेस्ट के लिए याद रखो इसको हम लोगों को, 2v sin थीटा बाय 2। अभी इस 2v sin थीटा बाय 2 में ये जो थीटा दिख रहा है, थीटा एंगल है v1 v2 के बीच में, थीटा एंगल वही है जो v1 v2 के बीच में है। और ये v दिख रहा है, ये वाला, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटीज। सपोज v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम था ना, वो v है, ये v मैग्नीट्यूड है। ये पहले देखिए फॉर्मूला कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कुछ याद है ना। फर्स्ट टाइम है। क्या यस फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम है है। तो थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा फिर। फर्स्ट टाइम है अच्छा एक काम, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम है सर। ठीक है ठीक है ठीक। तो एक काम करो, ये फॉर्मूला देख लो एक बार, ये क्या होता है पता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मोशन है, उसमें टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, ये जैसे यहाँ पे देखो हो रहा है। जब लगे कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, और उसमें भी आपको कोई बोले कि चेंज इन वेलोसिटी निकाल के दो, तो ये फॉर्मूला से निकलेगा। अब आपको आप बोल रहे हैं ये फर्स्ट टाइम है, मतलब पहले नहीं किया है, तो डोंट वरी, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने 2b sin थीटा बाय 2, इसका प्रूफ दिखा देता हूँ मैं, तो क्या थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। प्रूफ दे रहा हूँ मैं, लेकिन आपको लिखना है तो लिख लो। इस टॉपिक का आप हेडिंग डालो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और लिख लो, फिर मैं इसका प्रूफ देता हूँ, ठीक है।
सर यहाँ पर V1 और V2 इक्वल होना चाहिए इस फार्मूले पर। वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पर V1 और V2 इक्वल होना चाहिए। V1 V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब V1 सपोज 2 मीटर, हाँ मैग्नीट्यूड। हाँ तो V2 भी उतना ही है। ये देखो, ये लिखा है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। यस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, वो सपोज V है और वो V यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में आ रहा है 2V sin θ/2। अगर चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड में। नहीं, फिर ये नहीं लगेगा, फिर हमको डायग्रामेटिकली करना पड़ेगा। सपोज V1 का Yes. V1 V2 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम हम लोग बनाएंगे और कुछ ना कुछ ज्योमेट्री यूज करके हम लोग ये डेल्टा वी जो Yes. जो वेक्टर है ना, डेल्टा वी, इसका लेंथ निकालेंगे। डेल्टा वी जो एरो दिख रहा है, अगर इसका लेंथ निकाला, लेंथ याद है, वेक्टर का लेंथ या एरो का लेंथ उतना ही होता है जितना मैग्नीट्यूड होता है। तो यस डेल्टा वी का जो लेंथ निकालेंगे हम लोग डायग्राम से, कोई ज्योमेट्री यूज करके कुछ, वो मैग्नीट्यूड होगा फिर। लेकिन अगर खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगी। ठीक है यस स्टूडेंट, सबका हो गया ये? Yes. ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे हो, ये तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ये चीज है ना, तो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, देखो सपोज ये V1 है, हाँ, और ये V2 है। दोनों में खाली डायरेक्शन में चेंज हुआ है, दोनों दोनों डायरेक्शन में खाली चेंज हुआ है। तो V1 से V2 तक सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हुआ है। थीटा एंगल से देखो डायरेक्शन में डिफरेंस है। द V1 चेंजेस बाय थीटा एंगल, इट बिकम V2। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक उल्टा वेक्टर बनाऊँ, ये देखो, ये जो मैंने वेक्टर बनाया ना, ये V1 के ऑपोजिट में है और ये एग्जैक्टली इक्वल टू V1 भी है। इसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर ऑफ V1 ना, माइनस V1। यस ये एंगल देखो, ये एंगल होगी 180 माइनस थीटा। ये मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूँ। बस ये जो मैंने रिजल्टेंट बनाया, एनीबॉडी, ये जो मैंने रिजल्टेंट बनाया, पैरेललोग्राम लॉ लगाया मैंने, ये किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है? V2 और माइनस Minus V1 V1. माइनस V1। देखो आप जो बोल रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ, V2 और ये माइनस V1 है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट है क्या वो, मतलब V2 यस प्लस, तो ये क्या हो गया? V2 माइनस V1 नहीं हो गया ये? यस इसी को बोलते हैं, यस इसी को चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब इसी को डेल्टा वी बोलते हैं। ये डेल्टा वी है। देखो पहले मैंने आपको पिछले पेज पे क्या बताया था, कि ऐसे बताया था कि V1 के हेड से V2 के हेड तक ड्रॉ करो, ऐसा बताया था। V1 के हेड से यस ऐसा बताया था। ये किसका डायरेक्शन बताया था? V1 के हेड से V2 के हेड तक, डेल्टा वी। डेल्टा वी का। Delta V. अभी मैंने ये बनाया, देखो ये दोनों सेम ही है, देखो यस यस ये Yes. सेम है सेम आएंगे, आप करोगे तो सेम ही आएंगे वो। ठीक है, डोंट वरी, वो सेम ही आएंगे। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। से अभी ये फॉर्मूला हो गई। तो अभी देखो, अगर आपको डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना है, खाली डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, देखो डेल्टा वी रिजल्टेंट वेक्टर है ना पैरेललोग्राम लॉ में। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड ये आएगा, देखो V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 इंटू V1 कॉस ऑफ cos एंगल। theta ये फॉर्मूला है था कुछ पैरेललोग्राम लॉ में, रूट यस ऑफ। यस Yes. अब इसमें आपको डाउट आएगा कि सर V2 तो आपने लिखा है यहाँ पे, माइनस V1 क्यों नहीं लिखा है, खाली V1 लिख रहे हो बैठ के। देखो ये जो फॉर्मूला लिखी है ना मैंने, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है एक्चुअली। यस तो माइनस V1 का भी मैग्नीट्यूड लेने वाला हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लेते इस फॉर्मूला में। तो देखो एक बात, V1 V2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो V है क्या? ऐसे था ना? यस Yes. Yes. तो दोनों की जगह हमको V लिखना है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे ऐसा होगा, ये होगा V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर होगा 2V स्क्वायर प्लस 2V इंटू V, और ये थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस V2 V1। तो ये पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे लगाया ना आपने, तो V2 और माइनस V1 में कितनी एंगल है? 180 माइनस थीटा। 180 minus. 180 minus. इधर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आने वाला है। ये देखो, अब आप अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हैं तो आपको मालूम होगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस कॉस थीटा। Minus cos theta. माइनस cos थीटा। यस, इट विल बी माइनस कॉस थीटा। देखो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें, V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इट बिकम 2V 2V स्क्वायर square. माइनस अगेन 2V स्क्वायर कॉस थीटा। सिंपल है, मैथमेटिक्स से छोटा सा। ठीक है, हाँ ये अब डेल्टा V निकाल रहे हो एज पर डायग्राम। ये जो डायग्राम में पैरेललोग्राम लॉ दिख रहा है उसमें मैंने उस फॉर्मूला को, पैरेललोग्राम लॉ की फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
इसमें देखो आई थिंक 2v स्क्वायर कॉमन है इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बराबर। अब देखो मैथ्स में आपको एक और फॉर्मूलाज है, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा ना, 1 माइनस कॉस थीटा की एक फॉर्मूला होती है 2 sin square 2 theta by sin 2. square theta by Theta by 2 by 2. ये आ जाएगी, ये आप थोड़ा सर्च करो भले अगर जिनको नहीं आता है Yes. तो। इसमें ये 2v स्क्वायर भी है ऊपर से रूट, तो देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, रूट ऑफ 4 होगा 2, 2 v स्क्वायर का रूट होगा v, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट होगा साइन थीटा। sin Sin theta by theta. 2 आ जाएगा, देखो ये डेल्टा v का मैग्नीट्यूड है, यही तो मैंने बताया था। कुछ ऐसे करके भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी इस फॉर्मूला से मिल जाती है 2v sin थीटा बाय 2 से, लेकिन ये कब करना है जब v डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। Yes. एवरीबॉडी फिनिश्ड? Yes, sir. ठीक है, तो ये करने के बाद है ना अभी हम लोग, ये मतलब थोड़ा बेसिक्स हो गया मोशन का, मोशन इन 2 डायमेंशन का। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक्स पे जाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। प्रोजेक्टाइल की बेसिक्स फॉर्मूला तो याद है ना, मतलब क्या होता है प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, Yes. रेंज, यस सर यार। एकदम बेसिक से तो वापस नहीं बताना पड़ेगा ना पूरा, no ठीक है। स्टार्ट विद दिस वन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सो आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की एकदम बेसिक्स पॉइंट तो याद ही है सब। बॉडी ऐसे जाता है वगैरह। चलो इसमें कुछ न्यू पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। देखो इसका वेलोसिटी लेट्स से u बार है, u बार को तुमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, ये u cos थीटा था, u, ठीक है। अब देखो पहले कुछ चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए वो बता देता हूँ। ये तो कल भी बताया था, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रहती है, u cos की u sin? u cos U theta cos You theta. cos. cos theta हॉरिजॉन्टल अब देखो उसके बाद जब बॉडी से नीचे आना शुरू होता है, ये फाइनल पॉइंट है जहाँ पे वो लैंड कर रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये लैंड करता है ना यहाँ पर, तो ये ऐसे हिट करता है जाके ग्राउंड को, देखो ऐसे। v इसकी देखो फाइनल वेलोसिटी है v, जिससे वो हिट कर रहा है। इसमें भी क्या होता है कि अगर इस वेलोसिटी को तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करोगे ऐसे, देखो तो ऐसे, तो आपको तो मालूम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होता ना, u cos थीटा हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। यस अभी yes फाइनली u जो cos हॉरिजॉन्टल theta कंपोनेंट होगा वो कितना निकलेगा, u cos थीटा ही निकलेगा। देखो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे u cos थीटा है, यहाँ पर भी u cos थीटा है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कितना होगा, u cos u ही cos रहेगा। theta बाकी वर्टिकल कंपोनेंट रहते हैं। अब होता क्या है कि जो अपवर्ड पाथ है, जो ऊपर जाने वाला पाथ है, और जो नीचे आने वाला पाथ है, दोनों सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, u sin थीटा अपवर्ड है। यहाँ पर भी वो वापस उसी वेलोसिटी से नीचे पहुंचता है, u sin थीटा ही होती है यहाँ पे भी। खाली फर्क क्या होता है, ये माइनस u sin थीटा minus j के अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस है, और ये जो है ना वो u sin थीटा प्लस में है, प्लस u sin थीटा j कैप है। ये अगर पॉजिटिव y डायरेक्शन में है तो ये कहाँ होगी, नेगेटिव y डायरेक्शन, negative लेकिन ये उसी वेलोसिटी से हिट करता है, ठीक है। ये रखो। अच्छा ये एंगल देखो, ये थीटा होती है, ये मतलब ये एंगल किसके बीच में है, u मतलब जो वेलोसिटी है उस प्रोजेक्ट u और ग्राउंड के बीच में थीटा एंगल है क्या, थीटा एंगल किसके, yes ग्राउंड और u के बीच। Yes. इधर भी
ग्राउंड और यू के बीच में ही थीटा होती है, मतलब ये एंगल थीटा होती है, सेम थीटा आती है, सेम। खाली फर्क क्या है, ये जो थीटा है वो ग्राउंड के ऊपर बन रही है और ये जो थीटा है वो ग्राउंड के नीचे बनती है। ये तो याद रखो, जो अपवर्ड जर्नी है और डाउनवर्ड जर्नी है वो सेम है, एग्जैक्टली इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सी इसमें हमने आई थिंक जो ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह है, इसमें ये प्रूफ किया था हमने कि टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट होता है, याद है? यस Yes. यस मेरे को मालूम है, किसी भी मतलब टेक्स्ट बुक लेवल जो जो पढ़ के आया उसको मालूम होगा ये टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट इक्वल होता है। लेकिन जब आप ये प्रूफ करते हो ना कि एसेंट और डिसेंट इक्वल टाइम है, तब उस टाइम पे जो ग्रेविटी का फोर्स है, इस प्रोजेक्टाइल पे ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी भी कंसीडर, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं ना यार, तो एयर को नहीं लेते थे। मतलब हम लोग मानते थे कि एयर कोई फोर्स नहीं लगा रही है, एयर है ही नहीं जैसे कि, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यूजुअली जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा तो ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो एयर भी फोर्स लगा सकती है कि नहीं लगाती है? लगा सकती है। एक्चुअली पता है, एयर हमेशा आपको अपोज करती है। अगर सपोज एयर में आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो एयर आपके ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगेगी, तो Yes. अपोज। आप लेफ्ट जाओगे तो एयर राइट में फोर्स लगेगी, एयर हमेशा अपोज करती है। इसलिए एयर जो फोर्स लगाती है ना उसको एयर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो, रेजिस्टेंस मतलब वो हमेशा अपोज ही करेगी आपको, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस रहता है। तो अभी हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया था, लेकिन एक पॉइंट होती है कि अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करें, जो अभी तक हमने नहीं की है, लेकिन अगर कंसिडर करें, ठीक है, तो ये प्रूफ किया जा सकता है कि जो टाइम ऑफ एसेंट है ना और जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो इक्वल नहीं होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। तो इक्वल नहीं होंगे तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा ना, ठीक है। तो Yes. अगर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करें ना, तो इट कैन बी प्रूवन द टाइम ऑफ एसेंट कम रहता है टाइम ऑफ डिसेंट से, ये प्रूफ कर सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। क्वेश्चन आपको काय थे? हाँ, पहले आप ये रिजल्ट नोट कर लो, आपको प्रूफ चाहिए तो उसका प्रूफ भी हो जाएगा, डोंट वरी। बात समझी क्या बोला मैंने? यस सर। यस अब देखो, प्रोजेक्ट ये मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ, डोंट वरी। अब आप कुछ प्रूफ, पहले एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली एमसीक्यू होंगे डायरेक्ट, लेकिन फिर भी प्रूफ से आपकी और क्लैरिटी आती है कि कैसे ये किए जाते हैं चीजें, Yes. तो जरूरी है प्रूफ भी। चलो प्रूफ भी दिखा देता हूँ मैं। सबने लिख दिया गया एसेंट इज लेस देन डिसेंट ना? यस Yes. यस तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सपोज एक प्रोजेक्टाइल को, अभी प्रोजेक्टाइल में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वो ले रहा हूँ सीधा वर्टिकली ऊपर फेंका है, उसको ले लेते हैं। सपोज ऐसे फेंका, ये क्या इजी होगा प्रूफ इसको करना। देखो सपोज किसी बॉडी को यू स्पीड से ऊपर फेंका है, ठीक है, तो यू स्पीड वी हैव थ्रोन इट अप। अब यूजुअली क्या होता है, हम लोग ऐसे मानते हैं कि जब ये ऊपर जा रहा है तो खाली ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स यूजुअली हम लोग ऐसे लेते हैं, बराबर। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस भी लेंगे। सपोज ये जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है ना, उसको मैं एफ लिखता हूँ। एफ इज अ फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो एयर कितना फोर्स लगा रही है, एफ लगा रही है, ठीक है। तो देखो एक बार बताओ, ये ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सोच के आंसर है, जब ये ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस किस तरफ लगेगा, मतलब एयर किस तरफ Down. नीचे की तरफ। नीचे। नीचे की तरफ और ये देखो दोनों फोर्स, ग्रेविटी और जो एयर रेजिस्टेंस है, दोनों नीचे लग रहे हैं और बॉडी बेचारा ऊपर जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस इसको अपोज कर रहे हैं। जैसे ही ऊपर जाएगा ये स्लो डाउन होता जाएगा ना बॉडी, यस अल्टीमेटली सब यहाँ आके स्टॉप हो गया। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना, ये डिस्टेंस वो सब एच है। देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, एच, ठीक है। हाँ, अब देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, नेट फोर्स वो ये है क्या, एफ प्लस एम जी। Yes. ये नेट फोर्स को, ये बॉडी पे नेट फोर्स है, इसको मास से डिवाइड किया बॉडी के, तो बॉडी का एक्सेलरेशन मिलेगा। Acceleration.
अब तो आपको न्यूटन लॉस हो गया है, तो ये तो आता है आपको, नेट Yes. फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन मिलता है। yes लेकिन पता है ये एक्सेलरेशन नहीं है, डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो u है ना, u अपवर्ड डायरेक्शन में है, u को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, प्लस जे कैप लेंगे, लेकिन ये फोर्सेस नीचे होने की वजह से, फोर्सेस दोनों नीचे हैं, तो फोर्सेस जो है ना वो माइनस जे कैप में है, एक्सेलरेशन भी माइनस जे कैप में आएगा, मतलब Yes. एक्सेलरेशन माइनस में लेंगे। या दूसरा सोच सकते हो ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, Retardation. retardation retardation एक्सेलरेशन को हम लोग माइनस में लेंगे ना, ठीक है। ये मिला ऐसे है, लेकिन इसको लेंगे माइनस में। अब देखो उसके बाद मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सी v फाइनल स्पीड 0 है, इस बॉडी का ऊपर जाके स्टॉप हो गया ना, u Yes. हम लोग u प्लस में ही लेंगे क्योंकि वो अपवर्ड है, एक्सेलरेशन को माइनस में लेंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन ये होगा f प्लस mg बाय m इंटू टी, ये टी टाइम ऑफ एसेंट मिलेगा तुमको ना, इधर से इधर जाने का टाइम मिलेगा ना तुमको, तो क्या हो गया, टाइम ऑफ yes एसेंट हो गया। ascent हाँ, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो, तो टाइम ऑफ एसेंट इस माइनस वाले टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे, इन द ब्रैकेट f बाई m प्लस g इज इक्वल टू u, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट मिल रहा है मुझे, लेकिन u के टर्म्स में ये, चलो ये u की वैल्यू मिल रही है मुझे, u को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक काम करो, थोड़ा लंबा प्रूफ रहेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, जितना अभी तक किया है कर लो पहले। एफ क्या है वो लिख लो, एफ ये है, एयर रेजिस्टेंस है। डायग्राम भी बना लेना बोले। ओके Yes. ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखो, ये v इक्वल टू यू प्लस एडी मैंने लगाई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूँ आप लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो लगाओ। देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं ओरली करेंगे हम लोग, ठीक है। बताओ s की जगह क्या पुट करोगे? H. हाँ पुट करो, उसके बाद है यू टी टर्म ना, u आप ये वाला पुट करो, जो आपका यहाँ पे u मिला है ना, देखो ये u की वैल्यू है, ये है u की वैल्यू, Yes. ये जो u की वैल्यू में आपको मिली है ना, इन टर्म्स ऑफ टी ए मिली है ना, ये u की वैल्यू पुट करो प्लीज। अच्छा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी, वो t क्या पुट करोगे फिर? total time नहीं, देखो डाउनवर्ड मोशन मैंने लिया ही नहीं है, मैं खाली अभी तक अपवर्ड मोशन ही लिया है। yes time of flight ना, time of Ascent. ascent Time of yes ascent. देखो जिनको और कंफ्यूजन हो रहा है ना कि सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कैसे क्या पुट करना है, तो डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम में जो जर्नी दिख रही है ना आपको, इस जर्नी के लिए मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इस जर्नी का टाइम कितना है, टी ए है ना, टाइम ऑफ एसेंट, yes time of Yes. ascent Yes. तो वो टाइम डालेंगे ना, दूसरा क्यों डालोगे? उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर है, ये माइनस में लेंगे प्लस में लोगे एक्सेलरेशन, Minus. Minus. तो ये एक्सेलरेशन देखो स्क्रीन पे, ये वाले एक्सेलरेशन। कर लो प्लीज, अभी आप खुद करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है, एच किसके इक्वल आ रहा है, एच इक्वल टू थोड़ा खुद सॉल्व करो, मुझे बताओ एच इक्वल टू फाइनली क्या आ रहा है, एच इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एच इक्वल टू, कोई किसी को नहीं आ रहा है? t a square TA square F upon M plus G half of minus. m from इतना क्यों लिखते हो रे, इससे अच्छा ये करो ना, टू half रहेगा, of yes, Yes. 2 yes तो 2 रहेगा में ये एफ बाय एम प्लस f by m plus g yes 2 भी रहेगा, हम श्योर इधर रहेगा ना, Yes. ये आया क्या सबको? Yes.
Yes. इसको Yes. फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दो, छोड़ दो Yes, sir. उसको। गिव इट फर्स्ट इक्वेशन एंड लीव इट। देखो मैंने एयर रेजिस्टेंस लिया, वो नीचे लग रही थी, बॉडी ऊपर जा रहा था। यहाँ तक समझा सबने? यस यहाँ तक हो गया। इक्वेशन 1 दे दो उसको। हाँ, अब एक काम करेंगे, अभी टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे। ये देखो, सपोज ये बॉडी ऊपर जाके स्टॉप हो गया था, याद है? अब क्या होगा, वापस ये नीचे आना शुरू करेगा क्या? ये देखो Yes. Yes. नीचे वापस h मीटर से आएगा कि उससे ज्यादा आएगा नीचे? H आएगा। H. कॉमन सेंस ना। h ही आएगा ना नीचे, h Yes, सेम लगेगा। अब देखो ये जो टाइम इसको लगने वाला है, डायग्राम देखो, ये जो जर्नी आपको दिख रही है डायग्राम में, ये जो टाइम लगने वाला है वही टाइम ऑफ डिसेंट होता है ना, Yes. टीडी। अब इसमें क्या होता है, जैसे से नीचे आता है ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, तो इसलिए मैं mg नीचे लिख रहा हूँ। देखो mg फोर्स नीचे लगेगा, लेकिन ये खुद नीचे आते जा रहा है, हवा को कट करते हुए नीचे नीचे आते जा रहा है। तो हवा इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगी? डाउनवर्ड अपवर्ड? ऊपर। Downward. Upward. अपवर्ड लगाएगी ना। अपवर्ड। Yes. अपवर्ड लगाएगी ना, ठीक है। जिनको लग रहा है सर अपवर्ड कैसे लगाएगी ये वगैरह, तो सिंपल है, आप एक पेपर ले लो, जो पहले भी बता रहे, एक छोटा सा पेपर ले लो, पेपर को हवा में छोड़ दो, तो बहुत तेजी से नीचे गिरता है कि थोड़ा स्लोली नीचे गिरता है? पेपर Slowly. हल्का होता है। Slowly. Slowly. क्यों फास्ट गिरा ना, जैसे जैसे मेटल का बॉल नीचे गिरता है, वैसा क्यों नहीं गिरता है इतना फास्ट? ये हवा Air इसको resistance. रोकती है, एयर रेजिस्टेंस उसको रोकती है भाई। देखो जी जो है 9.8 सबके लिए 9.8 है ना, ऐसा है कि तुम्हारे लिए 9.8 है, मेरे लिए 9.8 नहीं है। जी सबके लिए No. 9.8 9.8. सबके लिए ना, जी इज 9.8 फॉर एवरीबॉडी। तो सबका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 9.8 होना चाहिए। Yes. तो Yes. मेटल बॉल जितना एक्सेलरेट करता है, देखा होगा आपने, अगर कोई हल्का सा पेपर आपने छोड़ दिया तो वो उतना तेजी से नीचे नहीं जाता है। पेपर उतना तेजी से नीचे क्यों नहीं जाता, उतना जल्दी एक्सेलरेट क्यों नहीं करता है वो? क्योंकि उस पे एयर रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। Yes. तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो, ये बॉल नीचे आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। लेट्स अज्यूम कि एक अज्यूम लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा था, एफ ही लग रहा है। एनीबॉडी अभी डायग्राम ध्यान से देखो, बताओ बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, बोलो। mg minus f. mg minus mg F. minus f. minus f. देखो नेट फोर्स हुआ बॉडी पे डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। देखो acceleration. Acceleration. अभी ये बॉल नीचे आएगा विथ दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, इस एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो मैं वापस वही जो स्टेप मैंने पहले की था एसेंट टाइम पे, वही सेम स्टेप्स में रिपीट करने वाला हूँ, सेम स्टेप्स, ठीक है। तो वापस वो स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। बताओ क्या आएगा अल्टीमेट रिजल्ट, ये आएगा वो h इज इक्वल टू, वहां पे क्या आया था, टी ए स्क्वायर आया था ना, Yes. इधर क्या आएगा मालूम है, TD square. TD TD square. square. Yes. डिवाइड बाय 2 आया था, इधर भी 2 आएगा। Yes. Yes. इसके साथ ही आया था कि f बाई एम प्लस जी आया था, याद है? Yes. Minus G आएगा इधर. इधर नहीं, हाँ इधर g माइनस एफ बाई G एम, minus और f. कुछ Yes, G minus. ये देखो ना, इधर देखो एम जी माइनस एफ कर लो ना, एफ माइनस एम जी नहीं है। तो इसको देखो ना, ये जो एम है अलग अलग से दे दो, ये एम तो क्या होगा, जी माइनस एफ बाई एम आएगा इसी में से। ये एम Yes. अलग से दे दो दोनों को, एम को सेपरेट करो यहाँ पे, क्या बनेगा टर्म यहाँ पे, जी माइनस G एफ बाई। minus F G by minus. ये देखो टी डी आने वाला। अब तुमको रिपीट करना है तो करो, नहीं तो ये सेम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार बताओ, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या, एच और एच? Yes. 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 राइट हैंड साइड इक्वल ले सकते हैं ना, मतलब टी ए स्क्वायर बाय 2 उसके साथ साथ जी प्लस एफ बाई एम इज इक्वल टू टी डी स्क्वायर बाय 2 और साथ में जी माइनस एफ बाई एम। इधर में देखो इक्वल ले लिया। अब इसमें देखो 2 कैंसिल होगा, अब इसमें से हम क्या करेंगे, टी डी स्क्वायर डिवाइड बाय टी ए स्क्वायर की फॉर्मूला बनाएंगे, टी डी स्क्वायर डिवाइड बाय टी ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगी पता है, जी प्लस एफ बाई एम डिवाइड बाय जी माइनस एफ बाई एम, ये बनेगी। Yes. अब Yes. एक काम करो, ये लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये ऊपर लिखा है जी प्लस एफ बाई एम, नीचे लिखा है जी माइनस एफ बाई एम, ये दोनों टर्म्स को देखो प्लीज।
न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है एक्चुअली? न्यूमरेटर Numerator. न्यूमरेटर में g प्लस एफ बाय एम, नीचे तो g माइनस एफ बाय एम है, तो क्लियरली Yes. न्यूमरेटर बड़ा है। अब किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू मोर देन 1 आती है ना। yes, Yes. तो ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो ये दोनों फ्रैक्शन, ये देखो, ये फ्रैक्शन किसके इक्वल है? टीडी अपॉन टी ए स्क्वायर के इक्वल है। तो टीडी अपॉन टी ए का जो स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। ये दोनों इक्वल है ना ये? तो हो गया। अभी देखो टी ए को तो शिफ्ट करो और फिर रूट ले लो, तो ये आएगा टी ए लेस देन टी डी आ जाएगा। ठीक है? तो एसेंट टाइम कम होता है कंपेयर टू डिसेंट। हुआ? yes. Yes. ये थोड़ा रिजल्ट याद रखना है इसको, ठीक है? समझा? लिख दिया क्या सबने? Yes. तो टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन डिसेंट इफ द एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में चलो एक नई नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं। वैसे नई नई चीज, नई नई पॉइंट्स डिस्कस करनी है, मतलब जो वैसे आपने पहले नहीं किए हैं, बस उतना ही है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें ये देखो, जिस एंगल से हम लोग लॉन्च करते हैं, ये एंगल याद है ना, इसको थीटा लिखा जाता है एंगल को, बराबर? मैं थीटा कहाँ पे लिखूं? नीचे लिख देता हूँ इधर। नहीं थीटा है। अच्छा, ये कौन सी पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट है। H. मैं एक काम करो, एच पॉइंट को, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसको स्टार्टिंग पॉइंट से मैं ज्वाइन करता हूँ। ये देखो, देखो एच को ओ से डायरेक्टली ज्वाइन किया, दिख रहा है? यहाँ पे देखो ये एक एंगल बन रही है। डेफिनेटली ये एंगल थीटा नहीं है, थीटा से कम दिख रही है थोड़ी सी। ये अल्फा ले लेते हैं। मगर ऐसे ज्वाइन करोगे ना, तो ये एंगल बनेगी, ये भी अल्फा होगी। क्योंकि होता क्या है कि जो अपवर्ड पाथ है और डाउनवर्ड पाथ है वो सिमेट्रिक होते हैं। मतलब ये जो एच पॉइंट के लेफ्ट वाला पाथ है और एच पॉइंट के राइट साइड जो पाथ है वो सिमेट्रिक है, तो दोनों साइड एंगल भी सिमेट्रिक ही बनेंगे, अल्फा। ठीक है, तो यूजुअली ये दो एंगल आपको दिख रहे हैं, एक अल्फा और एक थीटा है ना। कौन सी छोटी है दोनों में से एंगल? Alpha. Alpha. एक रिलेशन है कि जो टेन अल्फा, अगर तुमको कोई बोले अल्फा कैलकुलेट करो, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेन अल्फा आता है इक्वल टू हाफ ऑफ टेन थीटा। ये रिलेशन आता है, टेन अल्फा इज हाफ ऑफ टेन थीटा। ठीक है, तुम खुद ट्राई करोगे प्रूफ करने के लिए? नहीं, आई थिंक नहीं ट्राई करेंगे। सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका प्रूफ। प्रूफ किया जा सकता है। वुड यू लाइक टू ट्राई? और मैं ही करूं जैसे बोलो? ट्राई मारेंगे? कैसे होता है ये? नहीं ना, कौन ट्राई करेगा सर? Yes, sir. मैं होमवर्क दूं, घर से करोगे, कल तक ट्राई करो, ऐसे दूं? Yes. Homework. Yes. हाँ, अभी टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है ना। Yes. एक काम करो स्टूडेंट, वैसे भी थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, एक काम करो, इसको, इसका जो प्रूफ है ना, एज अ होमवर्क ले लो। नहीं कर पाए तो मैं बैठा हूँ, फिर करा देता हूँ। थोड़ा हाफ पेज या हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा छोड़ दो इसके लिए। ठीक है, जी डन। ठीक है, इसका प्रूफ है ना, कल देखते हैं फिर उसको। ठीक है, चलो, ओके, एवरीबॉडी ओवर दिस। Yes. 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 डायग्राम बना लो, लिख लो, इसका प्रूफ के लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर ये बिल्डिंग है जिसका वर्टिकल हाइट h है, सपोज, देखो
बिल्डिंग के टॉप से ना मैंने बिल्डिंग के टॉप से मैंने 3 बॉल्स को रिलीज किया, 3 बॉल्स मैंने छोड़े। एक बॉल को है ना क्या किया, फर्स्ट बॉल है उसको सिंपली रिलीज कर दिया, सिंपली रिलीज। आई थिंक वो सीधा सीधा नीचे जाएगा ऐसे। सेकंड बॉल जो है ना उसको मैंने ऐसे फॉरवर्ड फेंका, ऐसे फॉरवर्ड विथ अ स्पीड यू, तो ये आई थिंक ऐसे जाएगा क्या देखो, यस ये थोड़ा लंबा पाथ ट्रेवल करके नहीं जाएगा। अब जो तीसरा बॉल है ना, तीसरे बॉल को मैंने और ज्यादा स्पीड दे दी, थोड़ा और ज्यादा स्पीड, तो वो ऐसे गया। थोड़ा और ज्यादा स्पीड दे तो थोड़ा और दूर जाएगा ना। ठीक है, दिख रहे हैं तीनों बॉल्स? हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट बॉल है ना इसको नीचे आने में सपोज टाइम लगा t1, सेकेंड बॉल को नीचे आने में टाइम लगा t2, और थर्ड बॉल को नीचे आने का टाइम लगा t3। तो क्वेश्चन ये होता है कि तीनों में रिलेशन क्या है, मतलब t3 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t1 है, कि t1 ग्रेटर देन t2 है ग्रेटर देन t3, कि तीनों इक्वल है, या t2 जो है वो t1 t3 का एवरेज है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो कुछ आंसर मालूम है क्या किसी को? नो सर। आपको नो लग सर क्या रहा है, लगने में क्या है, मतलब ऐसे अगर बिना सोचे समझे बोलना है तो क्या बोलोगे? t3 बड़ा है, T3 greater than T2 T3 greater than T2 greater T1. than T1 एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो बड़ा पाथ है, उसको टाइम ज्यादा Yes. लगेगा। Yes. yes Yes. नहीं, लेकिन हम लोग आराम से इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि ये तीनों टाइम इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, लिख लो t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, लिख लो पहले, फिर प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, अब आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि सर ऐसे कैसे तीनों इक्वल होंगे। मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ भी कर देंगे, चलेगा, लेकिन प्रूफ करने से पहले ही मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ चीज, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई बॉडी नीचे आती है ना, ठीक है, बस ये जो तीनों टाइम लिखे हैं t1 t2 t3, ये टाइम ऑफ डिसेंट ही है ना, इसके नीचे आने का टाइम है ना। तो Yes. नीचे आने का जो टाइम होता है ना, डिसेंट टाइम, वो खाली वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है कि बॉडी वर्टिकली कितना नीचे है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक बार बताओ, तीनों बॉल जो है, तीनों बॉल में से कोई बॉल ज्यादा कवर कर रहा है, कोई कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग अलग है तीनों का। Yes. पहले जो बॉल है ना, पहले बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही नहीं कवर किया है, खाली वर्टिकल कवर किया है क्या पहले बॉल ने? yes Yes. बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो सिर्फ वर्टिकल है क्या, कि हॉरिजॉन्टल भी कवर किया है उसने सिर्फ distance? Vertical है. सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थर्ड बॉल ने कवर किया है। Yes. तो Yes. तीनों बॉल्स जो है ना, तीनों के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस अलग अलग है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस तीनों का एक ही है। तीनों ने बताओ वर्टिकली कितना कवर किया है डिस्टेंस? H. तीनों H. एच, तीनों ने Yes. अगर वर्टिकल Yes. डिस्टेंस सेम कवर किया ना, तो जो टाइम ऑफ डिसेंट है ना वो खाली वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये मैं प्रूफ करके दूंगा, डोंट वरी, खाली आप एक लिख दो ऐसा। ये आपने लिखा t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3, Yes. Yes. आगे लिखो, इसके आगे लिखो बिकॉज टाइम ऑफ डिसेंट only depends on because time of descent only depends on vertical distance covered, depends on only vertical distance covered, which is h, which is h। ठीक है, सर एक बार सेंटेंस रिपीट करो ना। हाँ ऐसे लिखो t1 is equal to t3, तीनों इक्वल हैं because the time of descent depends only on the vertical distance covered, time of descent depends on only vertical distance covered, which is h, which is h। तीनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया तीनों ने? h कवर किया ना, वही लिखा है। ठीक है, फिर भी अगर देखो जिनको लगता है कि नहीं सर इसका प्रूफ तो मतलब सिंपल चाहिए, इसका प्रूफ होता है एक स्टेप का है खाली, विद इन वन स्टेप वी कैन प्रूव इट। प्रूफ मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आप लिखोगे अपने आप? ओरली बताऊं? Yes. 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 एक काम करो, ऐसे लिखो फॉर फर्स्ट बॉल, ऐसे लिखो फॉर फर्स्ट बॉल। हाँ, अब ये फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अभी जो पूरी फॉर्मूला है इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल दो, पूरी फॉर्मूला को ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट के नीचे y लिख दो सफिक्स में। ये y का मतलब है कि ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ वर्टिकल मोशन के लिए लगा रहे हैं।
वापस बोल रहा हूँ मैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखो, पूरी फॉर्मूला को ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट के सफिक्स में y लिख दो। y का मतलब क्या हुआ, कौन सा मोशन, सिर्फ वर्टिकल। वर्टिकल चलो लगाते हैं एक बार, पहला फर्स्ट बॉल के लिए कर रहे हो ना, फर्स्ट बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, h। हाँ तो काम करो, s की जगह h पुट करो, ठीक। u कितना होगा, इस फर्स्ट बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है? डाल दो, u को 0 डालो, हाफ एक्सेलरेशन की जगह g पुट करेंगे ना, a की जगह g पुट करो, हाफ gt स्क्वायर होगा, t की जगह t1 पुट करो, तो ऐसा आ रहा है h इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर। Yes. इसमें से आप t1 निकालो, t1 आपका ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाय g आएगा। थोड़ा सॉल्व करो, t1 देखो कितना निकल, t1 निकाल के देखो कितना आएगा, रूट ऑफ 2h अपॉन g आ रहा है क्या? Yes. 2h upon g. ठीक है, अब एक काम करो, बस एक स्टेप और है, अब ऐसे लिखो फॉर सेकंड बॉल, फॉर सेकंड बॉल, थर्ड बॉल का नहीं करेंगे, सेकंड तक ही करेंगे, समझ जाएंगे उससे। सेकंड बॉल पे देखो, फॉर सेकंड बॉल, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाओ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फॉर्मूला को ब्रैकेट में डालो, नीचे y लिख दो सफिक्स में, ब्रैकेट के सफिक्स में y लिख दो, मतलब सिर्फ वर्टिकल मोशन। Vertical motion. हाँ, अब देखो सेकंड बॉल को ध्यान से देखो डायग्राम में, सेकंड बॉल सिर्फ वर्टिकल कवर कर रहा है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है? दोनों भी। Horizontal भी हॉरिजॉन्टल लेकिन आपको याद है हम लोग वर्टिकल अलग से ले सकते हैं, ओनली वर्टिकल मोशन देखा, सेकंड बॉल ने भी वर्टिकल कितना कवर किया, h कवर किया, तो s की जगह h लिखो उसमें भी। अब उसके बाद है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, लेकिन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये देखो सेकंड बॉल Zero. की इनिशियल जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है ना, यस Yes. इनिशियल वर्टिकल कितनी है इसकी वेलोसिटी, 0 Zero. ये u 0 आएगा इसमें भी, आगे सेम Yes. होगा, Yes. root of हाफ 2h by t2 g. स्क्वायर आएगा, Root of 2h by g. Same है. तो t2 कितना निकलेगा, सेम निकलेगा देखो, Root of 2h root by of 2h by root of Yes. तो t1 t2 इक्वल आ रहा है देखो। Yes. हाँ तो प्रूफ हो गया, t3 भी वैसे ही होगा सेम, तो जरूरत नहीं है t3 करने की, समझा सबने? Yes. तो आपको ऐसे लग रहा है कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल होगा तो अलग अलग टाइम लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग एयर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फिर से एयर इज नेग्लेक्टेड, देखो आपने फॉर्मूला जो आपने लगाया उसमें खाली जी लिया ना, कि जी प्लस एयर रेजिस्टेंस भी लिया, सिर्फ जी लिया, No, g लिया. हाँ, तो एयर नेग्लेक्ट करने पे तीनों का टाइम इक्वल आता है, t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t3। सबको क्लियर है? Yes. 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 ये जो मैंने एक छोटा सा प्रूफ आपको दिया है वो करके आओ कल तक, बाकी मैं कल इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? सर टाइम Yes. हॉरिजॉन्टल के लिए इस यहाँ पर